हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्टो के कामों के बारे में। उसने कौन कौन से काम करे जब वो फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, नेपोलियन बोनापार्टो के कौंसलर सुधारों की विवेचना कीजिए, या नेपोलियन बोनापार्टो की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, या एक सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्टो का मूल्यांकन कीजिए, यानी उसके कामों के बारे में बताइए। इनडायरेक्टली यहाँ पे कहना यही है। नेपोलियन बोनापार्टो की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए, जो कि 2012 के आपके एग्ज़ाम में आया है बीए में। सम्राट के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए, जो कि 2004 में आया है। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो दोस्तों फ्रांस का प्रथम कौंसल था दोस्तों। और नेपोलियन के सत्तारूढ़ होने के उत्तरदायी घटनाओं की विवेचना कीजिए। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधार। दोस्तों अब उसने कौन कौन से काम किए, जाहिर सी बात है उसने सुधार किए, तो वो तो उसकी काम की कैटेगरी में ही आएंगे। तो उसने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से सुधार किए, और उसका कार्यकाल कैसा रहा, वो सब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन एज अ फर्स्ट कौंसल। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है, हु इज़ द फर्स्ट कौंसल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्टो इज़ द फर्स्ट कौंसल ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन विश्व इतिहास में एक सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी विजय अल्पकालिक सिद्ध हुई हैं। उसने फ्रांस में क्रांति के बाद शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए जो प्रशासनिक सुधार किए, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए, सुधार दृढ़ आधारों पर टिके रहे और आधुनिक फ्रांस के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में अपने व्यापक अधिकारों का सदुपयोग ही किया, दुरुपयोग कम ही हुआ। सर्वप्रथम उसने व्यवस्थापिका के लिए उदारवादी सदस्यों को चुना और विधि व कानून के लिए योग्य मंत्रियों को नियुक्त किया। अधिकांश पुरातन व्यवस्था व क्रांतिकाल का प्रसिद्ध व्यक्ति टेलीरैंड विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो फौज राजतंत्र के शत्रु जैफकिन को पुलिस विभाग सौंप दिया गया। आतंक युग का सैन्य संगठन करने वाले कारनोत को युद्ध मंत्री बना दिया गया। राजनैतिक बंदियों को क्षमा कर दिया गया। अधिकांश निर्वासित सामंतों को फिर से फ्रांस में आकर बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन घृणित सरदारों को पुनर्प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन पादरियों को भी जो सरकार की नीतियों में आशावान थे, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, यानी जिसका जो मन करे वो धर्म फॉलो कर सकता है। इन उदारवादी कार्यों में वे राजतंत्रवादी जो लावेंदी, नारमंडी और ब्रिटेनी में विद्रोह कर रहे थे, संतुष्ट और शांत हो गए। इस प्रकार फ्रांस के वे आंतरिक कलह जो क्रांतिकारियों की मूर्खता के कारण उत्तेजित हो गए थे, नेपोलियन की उदारता के कारण बंद पड़ने लगे। यानी यहाँ पर दोस्तों जो नेपोलियन है उसने उदारवादी नीति को प्रोत्साहन दिया। जितने भी दोस्तों उसके खिलाफ फ्रांस के पहले जो फ्रांसी क्रांति हो रही थी, जो गुट थे वो नेपोलियन से लड़ रहे थे, और बाद में दोस्तों उनकी क्रांति का दमन हो गया और यहाँ पर फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बैठा। तो जब नेपोलियन वह उस गद्दी पर बैठा, तो उसके विरोधी जो थे, जो उससे पहले लड़ रहे थे, उसके खिलाफ क्रांति कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, अब उनको दोस्तों उसने क्षमा कर दिया, और उसने ये भी कहा कि आप यहाँ पर आके फिर से आप रह सकते हैं। एक तरह से उसने उदारवादी नीति को अपनाया। प्रथम सलाहकार इस प्रकार फ्रांस में शांति व सुव्यवस्था तो स्थापित करना चाहता था, लेकिन इस बात से भी सचेत था कि पुरातन व्यवस्था से सामाजिक और आर्थिक अभिशाप फिर से ना पनपने लगे, यानी जो पहली सी व्यवस्था थी। इसके लिए उसने कई प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स थे वो नेपोलियन ने करे। वो देखिए समाज के लिए, ठीक है, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए वो हम देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्टो एक महान सुधारक और आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। 1799 ईस्वी में वह फ्रांस का प्रथम कौंसल बन गया। चार्ल्स
4 वर्ष के अल्पकाल में उसने देश के आंतरिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और खुद को क्रांति का वास्तविक उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। उसके सुधारों की प्रशंसा करते हुए फिशर ने लिखा है, नेपोलियन की विजय अस्थायी थी जबकि उसका शासन प्रबंध फ्रांस को एक स्थायी देन थी। नेपोलियन ने फ्रांस का पुनर्निर्माण करने के लिए निम्नलिखित सुधार किए। देखिए, शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन का शासन प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित था। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। 1799 के संविधान के अनुसार नेपोलियन कार्यपालिका व व्यवस्थापिका संबंधी अधिकारों को स्वामी बन ही गया था। कुछ अधिनियमों को पारित करवा करके उसने न्यायपालिका संबंधी अधिकार को भी अपने हाथ में ले लिया। सन 1800 ईस्वी में उसने फ्रांस के केंद्रीय और स्थानीय शासन का पूर्णतया केंद्रीकरण कर दिया, यानी जितनी भी ताकतें थी वो अब केंद्र में समाहित हो गई थी एक तरह से। उसने प्रांतों और जिलों के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस का विकेंद्रीकरण कर दिया था और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों का निर्वाचन वहाँ की जनता करती थी और स्थानीय अधिकारी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन नेपोलियन ने इस प्रणाली को समाप्त करके प्रशासनिक विभागों के लिए प्रीफेक्टो, उप प्रीफेक्टो और मेयर की नियुक्तियां की और इन अधिकारियों को प्रथम कौंसिल के प्रति उत्तरदायी बना दिया। यानी जितने भी होंगे इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो जवाबदेही होगी, जो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो के द्वारा उनको पद दिया गया था, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई थी, वो उनकी जो जवाबदेही होगी, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो दोस्तों यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो की होगी। ठीक है, तो आर्थिक सुधार दोस्तों यहाँ पर क्या हुए वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। जो हम जानते ही हैं फ्रांसीसी क्रांति में कि जो मेन कारण था यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का, वो आर्थिक समस्याएं भी थी और आर्थिक संकट के कारण ही सम्राट को स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए विवश होना पड़ा था। राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र का स्थापना का प्रमुख कारण फ्रांस की आर्थिक समस्या ही थी। यानी जो पहले मोनार्की थी, जो राज्य व्यवस्था थी, राजा राज करता था, उसको हटाकर फ्रांस में गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी को लाया गया। तो इसका कारण यही था कि जो राजा था वो बड़ा खर्चीला था, उसमें फाइनेंशियली सुधार, फाइनेंशियली कंट्रोल करना अब उसके हाथ में नहीं रहा था। ठीक है, और उसके शासनकाल में जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, वो बहुत ख़राब थी। खासकर जो लोअर क्लास के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा शोचनीय थी, क्योंकि जो राजा था वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था बनिस्बत जो लोअर क्लास होते थे उन पर वो इतना ध्यान नहीं देता था। इसलिए जो क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद ये डिसाइड करा गया, तो अब यहाँ पर राजतंत्र ना होकर गणतंत्र होगा, यानी अब शासन में सबकी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय सभा, व्यवस्थापिका सभा, राष्ट्रीय सम्मेलन और डायरेक्टरी सभी विधान सभाएं देश की आर्थिक दशा को सुधारने में असफल रहीं। असमान कर प्रणाली, मुद्रा प्रसार, भुखमरी, बेकारी, महंगाई का फ्रांस में बोलबाला था। ये सब दोस्तों उस समय परेशानियां थीं जब लुई 16वां उस समय का सम्राट था फ्रांस का। इसलिए नेपोलियन ने अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। आर्थिक दशा को सुधारने के लिए काम। फरवरी 1800 ईस्वी में पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई गई, यानी आपका फ्रांस में अपना एक बैंक होगा। राष्ट्रीय ऋण की अदायगी के लिए एक पृथक कोष की व्यवस्था की गई। सिकिंग फंड की स्थापना की गई। पुराने ऋण पत्रों को स्थगित करके नवीन ऋण पत्रे
पत्र जारी किए गए। शराब, नमक, तंबाकू और मादक द्रव्यों पर भी कर लगाया गया। इससे पहले दोस्तों जो शराब, नमक, तंबाकू है, इसकी दोस्तों जो खेती थी, एक तरह के इसके जो ओनर थे वो बड़े वर्ग के लोग थे जो अपर क्लास के थे, और अपर क्लास के वर्ग को जैसा हम जानते हैं कर नहीं देना पड़ता था। मगर बाद में अब डेमोक्रेसी आ चुकी है देश में, तो अब सभी नागरिक को, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, सबको अब टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके तरह शराब, नमक, तंबाकू और मादक द्रव्यों पर भी कर लगाया गया। जनता पर 25% युद्ध कर भी लगाया गया। कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। वार्षिक बजट का निर्माण करने की भी व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए एक समिति स्थापित की गई। देश के किसानों को भूमि का स्थायी स्वामी बनाया दिया गया। मजदूरी का वेतन निश्चित करके गिल्ड प्रणाली का अंत कर दिया गया और श्रमिक संघों के प्रति कठोर नियम बनाए गए। विदेशों से अपार धन प्राप्त करके फ्रांस के राजकोष भर दिया गया। बहुत सारे उस समय ऐसे देश थे जो दोस्तों फ्रांस की मदद कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस की मदद करी, जिससे वजह से उसके पास बहुत सारा जो कर था वो हटाया गया। सबसे पहले उनको राज्य कोष में डाला गया और फिर उसने नेपोलियन ने अपने जितने भी कर थे ज़्यादातर उसको हटा दिया। उसके पास जो ऋण थे उनको हटा दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे धार्मिक सुधार क्या क्या किए वो हम देखेंगे। नेपोलियन ने सामाजिक सुधार हम देख चुके हैं, आर्थिक सुधार। अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार, यानी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्या क्या इसने रिफॉर्म्स करे। नेपोलियन ने देश की धार्मिक समस्या को भी सफलतापूर्वक हल किया। वह किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं था, यानी एक सेकुलर सम्राट था फ्रांस का, लेकिन वह धर्म के महत्व को अच्छी तरह से समझता था। उसका कथन था, धर्महीन राष्ट्र दिशा दर्शक यंत्र रहित जहाज के समान है। यानी उसके पास कोई दिशा नहीं होती है, कोई मार्गदर्शन नहीं होता है अगर कोई राष्ट्र के पास कोई अपना धर्म ना हो। उसने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसने घोषणा की, लोग चाहे मुझे पोप का समर्थक कहें, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। मिस्र में मैं मुसलमान था, लेकिन वहाँ की जनता के हित के लिए मैं कुछ कैथलिक बन सकता हूँ। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता। मैंने कैथलिक बनकर ही बैंडी के युद्ध को समाप्त किया था। एक मुसलमान बनकर ही मैंने मिस्र में कदम रखा था। पोप की प्रभुता मानकर ही मैंने इटली के पादरियों पर विजय प्राप्त की। अगर यहूदियों पर मुझे शासन करना पड़े तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। इसलिए देश के धार्मिक असंतोष को दूर करने और रोमन कैथलिक जनता को संतुष्ट करने के लिए 15 जुलाई 1801 को नेपोलियन ने रोमन के पोप पायस सप्तन के अपहरण को स्वीकार कर लिया। प्रथम कौंसिल को पादरियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पोप उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कर सकता था। समस्त पादरियों को राजभक्ति की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया। पोप की विशेष आज्ञाएं, राष्ट्रीय चर्चा और फ्रांस में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार के अनेक अधिनियम बनाकर नेपोलियन ने चर्च पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। ये व्यवस्था अप्रैल 1802 ईस्वी को लागू की गई और 1807 ईस्वी तक चलती रही। तो एक तरह से दोस्तों यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो में एक सेकुलर देश की स्थापना करी, क्योंकि जैसा कि उससे स्टेटमेंट से पता चलता है कि अगर जब वो मिस्र में था तो उसने एक मुसलमान बनकर वहाँ पर जीवन व्यतीत करा। ठीक है, जब इटली में था तो एक कैथलिक बनकर। तो यहाँ पर वो एक संदेश दे रहा है कि आप जहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे धर्म अपना सकते हो। तो एक तरह से यहाँ पर इसने छूट दी सभी धर्मों के लोगों को, वो जो चाहे वो अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। सुधार, अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे न्याय संबंधी सुधार, यानी जुडिशरी रिफॉर्म्स। सुधार या नेपोलियन के कोड। नेपोलियन को अपने न्याय संबंधी सुधारों से अमर ज्योति मिली। क्रांति के पूर्व
फ्रांस की न्याय प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण थी। देश में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे और न्यायालयों में पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। क्रांति के युग में फ्रांस की न्याय व्यवस्था में कोई विशेष सुधार ना हो पाया था, इसलिए नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। नेपोलियन ने देश के विधि विद्वानों और समितियों को आमंत्रित किया, जिन्होंने रात दिन कठोर परिश्रम करके विधि संहिताओं का निर्माण किया। नेपोलियन का पहला कोड वृहद सिविल कोड था। इसके अनुसार प्रत्येक परिवार को अध्यक्ष के अधीन कर दिया गया। पिता को पुत्र का अधिकारी, स्त्रियों पर पति का नियंत्रण, तलाक को कठिन ब्याज दर और संपत्ति संबंधी नियम पारित किए। नेपोलियन का दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर था। इसमें मुकदमेबाजी से पूर्व समझौता करने पर विशेष बल दिया गया। तीसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर और चौथा पीनल कोड था। इसमें अलग अलग अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न दंडों का विधान था। देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मृत्युदंड, आजन्म कारावास, दाग देना यानी गोली मार देना, देश निष्कासन यानी देश से बाहर निकाल देना, संपत्ति अपहरण आदि कठोर यानी उसकी संपत्ति को जो सरकार थी वो रख लेती थी, आदि कठोर दंड निश्चित किए गए। जूरी प्रथा प्रचलित की गई और अपराधी को वकील का सहयोग प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन का पांचवा कोड कमर्शियल कोड था। नेपोलियन ने अपने इन कोडों को इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड आदि देशों में भी प्रचलित किया। नेपोलियन का ये कार्य फ्रांस की एक स्थायी टैन थी। उसने खुद एक बार कहा था, मेरी स्थायी कीर्ति का आधार मेरे 40 युद्ध नहीं बल्कि मेरे कोड थे, यानी उसके न्याय संबंधी सुधार। तो बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स करे दोस्तों इसमें न्याय संबंधी में। ये तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो की। वाकई वह एक बहुत ही कुशल सम्राट था जिसने फ्रांस की तस्वीर बदल के दोस्तों रख दी थी। शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण सुधार किए और फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। उसने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए प्राथमिक स्कूल, ग्रामर स्कूल, हाई स्कूल और नॉर्मल स्कूल खुलवाए। 1818 ईस्वी में फ्रांस में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। उसने स्त्रियों की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया। इससे पहले दोस्तों जो स्त्रियां थीं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। पेरिस का पुनर्निर्माण। नेपोलियन ने पेरिस में अनेक भव्य इमारतों, सड़कों और पार्कों का निर्माण करवाया और पेरिस को यूरोप की विद्या और कला कौशल का केंद्र बनाने के लिए इटली की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों को वहां एकत्रित करवाया। पेरिस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसने अनेक योजनाओं का निर्माण किया। उसने देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों, कलाकारों, शिक्षाविदों, भवन निर्माणकर्ताओं और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सूची निर्मित करवाई और उन सबको राजकीय संरक्षण प्रदान किया। नेपोलियन ने वाय और पेरिस के राजप्रासाद को अत्यधिक सुंदर और भव्य बना दिया। दलदली जमीन को भूमि योग्य बनवाया। राजमार्गों पर वृक्ष लगवाए और ठूलों आदि बंदरगाहों की मरम्मत करवाई। उसने लुवेर के अजायब घर में यूरोप की दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करवाया। उसने इन कार्यों से पेरिस विश्व का एक प्रथम श्रेणी का नगर बन गया और फ्रांस की जनता उसे अपना मसीहा समझने लगी। आज भी दोस्तों जो पेरिस है बहुत ही खूबसूरत देश है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। भगवान आपको इसकी एक बार आपको अनुमति ज़रूर दे। प्रतिष्ठित दल की स्थापना। सन 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के आधार पर योग्य व्यक्तियों को एक नवीन उपाधि लीजियन ऑफ ऑनर प्रदान की। इस अवधि के आधार पर उसने फ्रांस में एक प्रतिष्ठा मंडल का निर्माण किया जिसमें लगभग 6000 सदस्य थे। ये सदस्य योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इन सदस्यों को जो राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर होते थे लीजियन ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती थी। सामाजिक समानता की स्थापना।
एक काम ये भी किया। नेपोलियन ने फ्रांस में सामाजिक समानता की स्थापना की। उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त थे और सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस दृष्टि से नेपोलियन को क्रांति का अधिकार माना जा सकता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि नेपोलियन एक महान विजेता होने के साथ ही साथ महान संगठनकर्ता था और एक प्रशासक भी। उसने 4 वर्ष के अल्प समय में ही फ्रांस की काया पलट करके अपने अद्भुत योग्यता का परिचय दिया। उसने अपने सुधारों से फ्रांस पर लगे हुए क्रांति घावों को दूर करने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चलता है नेपोलियन बोनापार्टो के सुधारों को, उसके कार्यों का और उसके कार्यकाल का। और इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर उसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। मूल्यांकन से हमें यही पता चला था वह एक योग्य सम्राट था, वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था और एक बहादुर व्यक्तित्व था जिसमें राज्य को अच्छे से संभालने की पूरी प्रतिभा थी। वो एक प्रतिभावान व्यक्ति था। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को